साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, ग्रेड थर्ड के अंदर L1 और L2 में सिलेक्शन होने पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। साथियों, L1 और L2 में जितनी मेहनत आपने अपने सिलेक्शन के लिए की है, अब आपको मैं चाहता हूं कि आप उससे ज़्यादा मेहनत किस में करें, अपनी काउंसलिंग में करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या है कि अपने गफलत के अंदर वो ऐसे स्कूल ले लेते हैं और बाद में हमेशा परेशान रहते हैं। क्योंकि आपने सुना ही होगा ग्रेड थर्ड के बारे में, ट्रांसफ़र बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और यहाँ तक कि ज़िले के अंदर भी आप अपना स्थान बदल नहीं सकते। अगर आपने ऐसा स्कूल ले लिया जहाँ पे इन्वायरमेंट सही नहीं है, तो बाद में आपके लिए हर दिन एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि आप क्या कीजिए, बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें। आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट में बहुत सारे बच्चों ने लापरवाही बरती, तो उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। मेरे पास ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनके अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी उनको बहुत ज़्यादा दूर ज़िले मिले हैं। कारण क्या है कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जो सिलेक्शन किया वो ई मित्र वाले के कहने पर कर दिया, ना कोई किसी एक्सपीरियंस व्यक्ति से उन्होंने पूछा नहीं, और सीधा ई मित्र वाले ने जैसे किया वैसे उन्होंने फॉर्म को सबमिट कर दिया, तो उनको उनका खामियाजा भुगतना पड़ा है। तो साथियों, आज के सेशन में अपन यही बात करेंगे कि हमें जो जिला अलॉटमेंट हुआ है, जो जिला हमें मिला है, उसके अंदर हमें जो काउंसलिंग में जाना है तो हमें किस प्रकार की सावधानियां रखनी है। तो सबसे पहले साथियों, जो जिला आपको अलॉट हुआ है उस जिले की आपको भौगोलिक परिस्थितियों का बिल्कुल ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले साथियों, जब अपना रिजल्ट आता है और अपना अलॉटमेंट हो जाता है, उसके तुरंत बाद आपको यही काम करना है कि जब तक काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हो जाए तब तक आपको सिर्फ उस ज़िले के बारे में पूरी की पूरी जानकारी इकट्ठी करनी है। सबके जो अपने ब्लॉक होते हैं ज़िले के, उस ज़िले के ब्लॉक, उस ज़िले की भौगोलिक परिस्थितियाँ, सामाजिक परिवेश, और वहाँ जो आपके मतलब नियर बाई परिचित कोई टीचर है। पहले तो आप कोई शिक्षक टीचर ही ढूंढिए, ताकि उसको क्या शिक्षा विभाग का बिल्कुल ज़्यादा नॉलेज होता है बजाय अदर डिपार्टमेंट के। लेकिन फिर भी नहीं मिले तो आप अदर डिपार्टमेंट का कर्मचारी जो उस ज़िले में आपके जानकारी में कोई लगा हुआ है, नियुक्त है वहाँ पर, तो उससे आप संपर्क साधिए। देखिए साथियों, ये एक बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम होता है, क्योंकि जो ग्रेड थर्ड का जो काउंसलिंग होती है वो जिला लेवल पर होती है, वो करती है जिला परिषद। तो प्रारंभिक शिक्षा का जो आपके जिला परिषद काउंसलिंग करेगी, तो उसमें साथियों ऐसे भी नॉर्मल सी बात है कि उसमें आधे लोग होंगे उसी ज़िले के, सिलेक्ट हो रखे होंगे तो उसी ज़िले के होंगे। वो क्या चाहेंगे, वो चाहेंगे हम अपने घर के पास नियुक्ति प्राप्त कर लें। तो उसके लिए वो अपने अलग अलग जो दाव पेच है वो लगाएंगे, और सब लगाते भी है। तो इसका खामियाजा कहीं आपको ना भुगतना पड़ जाए। तो इसलिए आप क्या कीजिए, जिस दिन आपकी काउंसलिंग है, आप काउंसलिंग में भी जा रहे हैं ना, तो आपके साथ कोई अनुभवी व्यक्ति को आप जरूर लेकर जाएं, क्योंकि इसमें गफलत होने की संभावना ग्रेड थर्ड के अंदर सबसे ज़्यादा रहती है। जिला परिषद के अंदर काउंसलिंग होती है तो हर किसी की लोकल के अंदर जानकारी होती है, तो वो अपने हिसाब से अलग अलग सेटिंग करने की कोशिश करता है। और मैंने ऐसी बहुत सारी खबरें भी पिछले ग्रेड थर्ड के अंदर सुन भी रखी है। तो इस प्रकार आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि एक अनुभवी व्यक्ति को अपने साथ लेकर जाएंगे। अब जिस दिन अपनी काउंसलिंग है, उस दिन काउंसलिंग के अंदर आपको एक तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ आपके जो आइडेंटिटी कार्ड है, जैसे आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, वो भी आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए। क्योंकि अगर वो कहीं आपके पास नहीं है तो आपको काउंसलिंग से वंचित किया जा सकता है। उसकी काउंसलिंग आपको फिर लेट हो जाएगी तो आपकी जो वरीयता क्रम है ना, उससे उससे सबसे नीचे आ जाओगे आप। जब तक आप अपने डॉक्यूमेंट ढूंढते फिरोगे, लेकर आओगे, तो लोग तब तक स्कूल ले लेंगे। जो अच्छे अच्छे स्कूल है वो तो ले लेंगे। इसके बाद सबसे पहले ये जो काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग से पहले दिन आपकी लगभग लिस्ट आ जाएगी, जो रिक्त पदों की सूचना है, वैकेंट पोस्ट है, वो आ जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना, तुरंत प्रिंट कर लेना उसका। तुरंत प्रिंट करके अब आपका जो जिस दिन गए ये रिक्त पदों की सूचना आएगी, उसके साथ ही आपके वरीयता क्रम निर्धारण आ जाएगा, अभी आपकी काउंसलिंग में कौन सा नंबर है। उदाहरण के लिए साथियों, जैसे आपका 150 नंबर पे वरीयता क्रमांक है, यानी आपको 150 नंबर पे आपकी काउंसलिंग का नंबर आएगा। तो इसका मतलब यही है कि आपको 150 स्कूल सेलेक्ट करने पड़ेंगे। अभी मेरा 150, अगर ये नहीं मिला स्कूल तो मुझे ये मिलेगा। हालांकि 50-60 में आपको मिल जाएगा प्रेफरेंस वाला, लेकिन फिर भी आपको 150 स्कूल सेलेक्ट करने चाहिए, मेरा तो यही मानना है। इसके साथ साथियों, मैंने जो पहले आपको बताया कि जो प्रिंट लेकर जाना आपको वैकेंट पोस्ट का, उसको आप अपने जो साथ गए हुए हैं उनको आप दे दीजिए, और इस काम में लगा दीजिए कि जो व्यक्ति काउंसलिंग से बाहर निकल रहा है, यानी जो व्यक्ति स्कूल सेलेक्ट करके बाहर निकल रहा है, उससे पूछ लीजिए भाई आपने कौन सा स्कूल लिया है। तो आप उसको टिक मार्क करते जाएं, ताकि आपका डबल वेरिफिकेशन हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप वहाँ पे स्कूल ले रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे जो ऑफिसर्स वहाँ पे जो होंगे
वो ऐसे भी कह देते हैं कि ये स्कूल तो बुक है, अगला बताओ। तो अगर आपकी लिस्ट के अंदर वो बुक नहीं है तो आप वहाँ पे एक जगह मतलब अपना मत रख सकते हो कि सर ये स्कूल बुक नहीं है, क्योंकि वो गफलत करने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आपको बिल्कुल सतर्क रह के आपको काउंसलिंग में जाना है। इसके साथ ही जो आपका ज़िला मिला है साथियों, उसका जो रूट है ना, जो आप मैप देख रहे हो, तो मैप के अंदर एक चीज़ ये ध्यान रखनी है आपको कि जो आपके जिस ज़िले से आप हो, मान लो आप आउटर डिस्ट्रिक्ट आपको मिला है, तो उसमें आपको क्या है कि जो रूट आपके जो ये बस ऑपरेटर होते हैं ना, जो नाइट के अंदर बस सर्विसेज चलती है, वहाँ से आप क्या करें, रूट चार्ट ले लीजिए भी इस ज़िले के अंदर कहाँ से बस होकर गुजरती है अपने साइड की, वो आपको रूट चार्ट दे देंगे। तो उस हिसाब का आप रखना है, कोई दिक्कत नहीं है 40-45 किलोमीटर अगर आपको एक्स्ट्रा भी जाना पड़े ना, लेकिन अगर बस का रूट है तो आप वहाँ स्कूल ले सकते हैं उस ब्लॉक के अंदर। इसके साथ ही ट्रेन का रूट भी आप ऑनलाइन देख सकते हैं, अभी यहाँ पे ट्रेन कौन सी जा रही है। तो ये चीज़ें साथियों गौर करने वाली है। इसके बाद जो स्कूल लोगे आप, तो स्कूल में भी आपको एक बात ध्यान रखनी है, भी ब्लॉक से तो आप सभी दूरी देखोगे, ब्लॉक से तो आप विद्यालय की दूरी जरूर देखोगे गूगल मैप के द्वारा भी, ये कितनी दूर है हमारे स्कूल, उसी लिस्ट में आप लिखते रहोगे भी ये इस ब्लॉक से इसकी ये दूरी है। यानी मान लो किसी में 5 ब्लॉक है, तो 5 ब्लॉक में आप टारगेट स्टार्टिंग वाले जो अच्छे अच्छे ब्लॉक जो आपके नियर बाई पड़ रहे हैं उनको करोगे, उनके बाद जो अगले करोगे, ऐसे डिस्टेंस का तो आप सभी कर ही लोगे। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, कई बार क्या होता है कि ऐसे स्कूल होते हैं जो ब्लॉक किसी में होते हैं लेकिन नज़दीकी दूसरे ब्लॉक से होती है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना, जैसे आपने मैप आपके पास है तो उस मैप से ना आप बगल वाले जो ब्लॉक है उससे भी दूरी देख लेना। कई बार क्या है, अब जैसे मैं बाड़मेर में बैठा हूँ, मेरा सिणधरी ब्लॉक है, सिणधरी ब्लॉक मेरे से दूर है स्कूल का, लेकिन सिवाना ब्लॉक के एक बड़ा गांव है, वहाँ से मेरा बिल्कुल स्कूल नज़दीक है। तो बहुत सारे साथियों इस तरीके की चीज़ें हैं कि लोगों को पता नहीं होता, एक ही ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से वो दूरी देखते रहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने रूट के हिसाब से ब्लॉक का चयन करना है आपको भी, किस रूट से आपके बस या जो ट्रेन है वो आ रही है, उस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद साथियों अगली जो समस्या है L1 और L2 को, वो ये आने वाली है कि हमें जो प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सीनियर सेकेंडरी या महात्मा गांधी स्कूल में से किसका चयन करना है और किसको प्रायोरिटी में रखना है। तो साथियों सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो डिस्टेंस है वो तो मैटर करती है। तो डिस्टेंस के हिसाब से आप सबसे पहले जो प्रायोरिटी है ना, वो आपको किस में रखनी है, प्राइमरी और अपर प्राइमरी के अंदर, L1 हो चाहे L2 हो, आपको प्राइमरी L1 के लिए और अपर प्राइमरी L1 L2 दोनों के लिए तो सबसे पहली प्राथमिकता आपको यह रखनी है। क्योंकि साथियों बहुत सारे जो L1 और L2 के टीचर्स होते हैं वो आगे पढ़ना चाहते हैं निरंतर, तो बड़े स्कूलों के अंदर थोड़ा पढ़ाई का कम रहता है, आप पढ़ नहीं पाओगे। तो आप L1 और L2 के अंदर आगे अपनी स्टडी आराम से कर सकते हो, क्योंकि बच्चे भी थोड़े होते हैं। तो इसमें एक आप स्कूल सेलेक्ट करते समय आपके पास लिस्ट होगी, उसमें बच्चों का जो इनरोलमेंट है वो भी दिया होगा, स्टाफ का भी दिया होगा। आप सालादर से स्टाफ की डिटेल भी निकाल सकते हैं भी, यहाँ पे कितने स्टाफ है। क्योंकि कई बार क्या है साथियों, जो PS स्कूल होते हैं प्राइमरी लेवल के, उसमें 1-2 स्टाफ ही होता है या एक ही होता है, या कई बार आपको खुद को ही जाके संभालना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ी सी वर्कलोड बढ़ जाएगा। तो उस चीज़ों को भी आपको देखने के लिए थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा। उसी दिन आपको 1-2 आदमी आपके साथ होने चाहिए, ताकि एक व्यक्ति उस स्टाफ की डिटेल देख ले, एक इनरोलमेंट देख ले और एक दूरी देख ले। तो उसके लिए आपको थोड़ी सी उस दिन, तभी तो मैं ये आपके लिए सेशन लेकर आया हूँ कि आपको फूंक फूंक कर कदम रखना है। साथियों इसमें आपको सबसे पहले मेरा मानना है कि आपको PS और UPS स्कूल जो है प्राइमरी और अपर प्राइमरी वो ही सिलेक्ट करने हैं। इसके अलावा जो जैसे कई बार जो अपर प्राइमरी या PS स्कूल है वो ज़्यादा दूर है, तब आपको क्या है सीनियर स्कूल सेलेक्ट करना है। साथियों कारण क्या है कि अभी क्या है, प्रारंभिक शिक्षा के अंदर खाली पोस्ट नहीं है, क्योंकि पुराने जो लगे हुए हैं उनकी 6D नहीं हुई है। कोई भी सीनियर स्कूल के अंदर बिना 6D के सीधा नहीं आ सकता। तो सीधी भर्ती के अंदर एक बार आपको समायोजित कर रहे हैं। अब की बार डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, सीधी भर्ती वालों को सीनियर स्कूल भी दे रहा है। लेकिन आगे थोड़े दिनों के बाद, 6 महीनों के अंदर, साल के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर वापस ये डिपार्टमेंट आपको रिलीव कर देगा और प्रारंभिक शिक्षा के लिए आपको जाना पड़ेगा छोटे स्कूलों में वापस। लेकिन साथियों मैं मानता हूँ कि जैसे अब अभी आपको प्राइमरी स्कूल से अपर प्राइमरी स्कूल दूर मिल रहे हैं और सीनियर स्कूल खाली पड़े हैं बिल्कुल पास, तो आपको वो लेने चाहिए। कारण क्या है कि जब दोबारा 6D होगी ना, उस समय प्रारंभिक शिक्षा के अंदर खूब सारी पोस्ट खाली हो जाएगी। तो अभी आपको अगर दूर मिल रहा है तो ये गारंटी है कि आपको बाद में रिलीव करेंगे तब आपको नज़दीक मिल जाएगा। आज आप जैसे दूर ले रहे हैं ना, उससे तो पक्का नज़दीक मिलेगा आपको। तो सीनियर स्कूल अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो तो कोई समस्या नहीं आने वाली, आप सीनियर स्कूल सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर पास में पहले प्राइमरी अपर प्राइमरी है तो पहले प्राइमरी अपर प्राइमरी को सिलेक्ट करना है, उसके बाद अगर वो नहीं मिले तो आपको सीनियर स्कूल की ओर जाना है।
इसके बाद साथियों बात करते हैं महात्मा गांधी स्कूल्स की। महात्मा गांधी स्कूल्स आपको साथियों मेरा मानना है कि आपको सिलेक्ट नहीं करने चाहिए। साथियों कारण इसका ये है कि इसमें ट्रांसफ़र की बहुत ज़्यादा मुश्किलें आने वाली है। अगर आपने सेलेक्ट कर लिया तो बाद में कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका ट्रांसफ़र करे, आपको रिलीव करे, औरों की तरह आपको बिल्कुल भी रिलीव नहीं करेंगे। इसका अलग ही सिस्टम बन रहा है साथियों, फ्लैगशिप योजना है ये। तो मेरा मानना है कि अगर आपको आगे पढ़ना है, तैयारी भी रखनी है अपनी, तो आप जो सीधे हिंदी मीडियम के स्कूल्स है, चाहे प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सीनियर सेकेंडरी, वो लेने हैं आपको। बिल्कुल बहुत ज़्यादा दूर मिल रहे हैं और आपका मन है भी मुझे तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है, तो आप अपने महात्मा गांधी स्कूल ले सकते हैं। या आपको गृह जिला मिला हुआ है, खुद का गृह जिला है, आपके घर के पास महात्मा गांधी स्कूल है, तो आप ले लीजिए, आपको कोई ट्रांसफ़र की दिक्कत नहीं है। ये वीडियो ज़्यादातर मैं जो अपने बाहर ज़िले मिले हैं साथियों उनको समर्पित है, क्योंकि साथियों लोकल्स को तो पता ही है कि अपने ज़िले के बारे में वो अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथियों अब बात करते हैं हम पारदर्शिता की। काउंसलिंग के अंदर जो पारदर्शिता है वो जैसे आरपीसी फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, इनके अंदर तो लगभग पारदर्शिता रहती है, लेकिन बहुत बार खबरें आती है किसकी, ग्रेड थर्ड की, L1 हो चाहे L2 हो, क्योंकि काउंसलिंग होती है जिला परिषद में। जिला परिषद में बहुत सारे एक दूसरे के लोकल्स के जानकार होते हैं, तो वो अपने हिसाब से बेनिफिट लेने की कोशिश करते हैं और बहुत बार गफलत की अपने न्यूज़ पढ़ते भी हैं और सुनते भी हैं। तो साथियों आपको पारदर्शिता के लिए काम कर रहे हैं कि आप जो जितने भी शिक्षक संगठन है, टीचर्स जो यूनियन है, उनके जो नेता है, उनके जो प्रमुख है, या अपने जो निदेशक महोदय है बीकानेर, उनको आपको ज्ञापन देना है, और या अपने शिक्षक जो नेता है उनको आग्रह करना है कि काउंसलिंग में पूरी पारदर्शिता रखी जाए। क्योंकि बहुत बार हमने देखा है साथियों इतनी गफलत होती है कि जो दूसरे जिलों के स्टूडेंट्स आए होते हैं उनको कुछ ज़्यादा नॉलेज होता नहीं है, उनको गलत बता दिया जाता है, और कई स्टूडेंट्स भी ऐसे होते हैं वो कह देते हैं सर हमें तो कुछ पता नहीं, आप बता दो। तो वो अपने हिसाब से ऐसे गलत जगह पर उनको पोस्टिंग दे देते हैं, तो बाद में वो पछताते हैं। तो पारदर्शिता के लिए सबसे पहले आपको साथियों जो शिक्षक संगठन के नेता है उनको आपको बोलना चाहिए, उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि आप ज्ञापन दें निदेशक महोदय बीकानेर को कि काउंसलिंग के अंदर क्या है, माइक सेट की व्यवस्था हो, अनाउंसमेंट हो, ताकि स्टूडेंट का नाम जब वो सिलेक्ट करे स्कूल तो उसका नाम और स्कूल का नाम बोला जाए। अधिकतर जगह पे होता है, लेकिन कई जगह पे साथियों होता ही नहीं, पता ही नहीं चलता किसको कौन सा स्कूल मिला है, तो आसानी से गफलत हो जाती है। आप स्कूल मांगते हो, अगला कहता है ये तो बुक है, अगला बताओ, तो हम क्या करें बताओ। इसके अलावा साथियों आप काउंसलिंग के अंदर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के अंदर जिस प्रकार एलईडी स्क्रीन की व्यवस्था होती है उसमें अभ्यर्थी का नाम और जो स्कूल का नाम है बुक हो जाता है, तो वो उसमें प्रदर्शित होता है, तो आपको ये भी मांग करनी चाहिए। और साथियों इस पारदर्शिता के साथ आप अपनी जो व्यवस्था है उसको रखना है आपको कंटिन्यू। जैसे आपके पास प्रिंट जो है आपके वैकेंट सीट का, उस पर टिक मार्क करते रहना है। जो स्कूल अनाउंस हो रहे हैं ना, जो एलईडी स्क्रीन पर चल रहे हैं, तो आप उनको टिक मार्क करते रहोगे ताकि आप अपना बैकअप में रखो, ताकि कुछ भी गलत हो तो आप क्या सामने ला सको उसको। और एक घटनाक्रम पिछले साल जैसे L1 की जो काउंसलिंग हुई थी साथियों पश्चिमी राजस्थान के अंदर, उसमें इतनी ज़्यादा भयानक गड़बड़ी हुई थी, तभी मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ कि देख लीजिए कि एक जयपुर की लड़की थी, जयपुर की लड़की ने एक स्कूल ले लिया, तो उनके पापा थे उसके साथ गाड़ी लेकर आए हुए थे, तो वो उस स्कूल में चले गए। हम स्कूल तो देख आते हैं, अभी आए हुए हैं अपने स्कूल देख आते हैं, तो वो स्कूल देख कर चले गए। लेकिन जिस दिन ऑर्डर आया ना, ऑर्डर आया तो उसमें स्कूल कोई दूसरा था और वो स्कूल था 100 किलोमीटर दूर। तो अब वो नए स्टूडेंट है वो क्या करें, भी स्कूल वो कोई सब सेलेक्ट करके आई है और मिला उसको कोई है। तो ऐसी अगर कोई समस्या आए तो आप ज्वाइन करने के बजाय क्या है, पहले तो अपने स्तर पे 1-2 दिनों में तो प्रयास आपको करना चाहिए। जैसे भी कोई जिला शिक्षा अधिकारी है उसके पास जाओ, जिला कलेक्टर के पास जाओ, ठीक है, तुरंत आप जिला कलेक्टर के पास जाओ, ताकि ऐसा नहीं है भी आप सीधे अगर मान लो पहले कोर्ट में जा रहे हो तो कोर्ट में जाने के बाद क्या आपका थोड़ा सा दिक्कत ये रहेगी भी लोग तो ज्वाइनिंग जल्दी कर लेंगे ना, तो आप तुरंत पहले उसी जिले का जिला कलेक्टर है यहाँ पे आप शिकायत करें, शिक्षक संगठनों को शिकायत करें, ऐसी खबरें आ सकती है। हालांकि साथियों जिस जिला शिक्षा अधिकारी ने यह गफलत की थी वो रिटायरमेंट से एक दिन पहले एससीबी से ट्रैप हो गया था, यानी उसको हया लगी थी। जिन लोगों के साथ ऐसा उसने किया था उसका सज़ा उसको तुरंत ही 6 महीने बाद मिल गई। लेकिन साथियों उसको तो सज़ा मिल गई, लेकिन जिस लड़की ने वो स्कूल उसको दूर मिला उसका तो कोई नहीं है ना, उसको तो कोई लाभ नहीं हुआ। इसीलिए साथियों मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको बिल्कुल फूक फूक कर कदम रखना है, वीडियो में बताएगी प्रत्येक चीज़ को आपको फॉलो करना है। इसके साथ ही साथियों आपके जिस दिन काउंसलिंग है उस दिन आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप का ग्रुप बनाना चाहिए, और उसका लिंक है या जो QR कोड है उसके एक प्रिंट लेकर आपको जिला परिषद है उसके नोटिस बोर्ड पे वहाँ पे चिपका देना चाहिए, ताकि क्या है स्टूडेंट्स आपकी तरह वो सभी जुड़ जाए और उनको ज्वाइनिंग ऑर्डर है वो मिल जाए, तुरंत उनको खबरें मिल जाए, आप एक दूसरे से बात कर सको, कोई ऐसा घोटाला हुआ है तो इकट्ठा होकर आप ज्ञापन दे सको। तो
यही सेशन था साथियों कि आप क्या कीजिए, बिल्कुल ध्यान से रहकर आपको काउंसलिंग करवानी है और बिल्कुल ऐसे किसी दूसरे लोकल से आपको बिल्कुल भी नहीं पूछना है, क्योंकि लोकल्स अपने फ़ायदे के लिए ना आपको कहीं भी भेज सकते हैं। तो आप अपने जानकार जो टीचर्स है, कोई दूसरा स्टाफ है, या आप दूसरे कोई नॉर्मल व्यक्ति है ना, कोई नॉर्मल व्यक्ति वहाँ पे मिल जाए दूसरा जिनका काउंसलिंग से कोई लेना देना नहीं है, उनसे आप पूछ लीजिए 20 जिले के अंदर कहाँ कहाँ बढ़िया जगह है, किस जगह कनेक्टिविटी है। और लोकल्स आपको साथियों बड़े गाँव के बारे में बता देंगे जहाँ पे आपको रहने की सुविधा है कि नहीं है। तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है पहले भी। शहर के नज़दीक के स्कूल देखने के बाद जो बड़े गांव है जहाँ पे व्यवस्था अच्छी है, रहने की व्यवस्था है, क्वार्टर रूम मिल जाएंगे, तो इस प्रकार की सारी चीज़ें आप जानकारी रखें। क्योंकि डेली देखो, एक तो अपने घर से दूर रह रहे हैं तो कमरे का किराया लगेगा, उसके अलावा अपन को डेली अप डाउन और करें तो ये भी तो एक समस्या है ना। अभी अप डाउन वाली समस्या से मुक्ति के लिए आप क्या करें भाई, बड़े गांव को पहले सेलेक्ट करें ताकि वहाँ पे रहने की व्यवस्था हो। इसके अलावा साथियों जो स्टाफ की डिटेल है, स्टूडेंट्स की डिटेल है, कितने स्टूडेंट्स है, कितने स्टाफ है, वो भी जानकारी आप साला दर्पण से आसानी से ले सकते हैं। इसके बाद जैसे साथियों आपको रिक्त पदों की सूचना का वेट नहीं करना है। जैसे रिक्त पदों की सूचना तो पहले दिन आए काउंसलिंग से, तो आपको पहले ही क्या करना चाहिए, साला दर्पण के जो सिटीजन विंडो है उससे प्रारंभिक शिक्षा के और प्लस में सीनियर स्कूल्स के सभी के आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए उस जिले के। वो स्कूल आपके पहले से ध्यान में रहेंगे, दूरी वगैरह पहले लिख लो, ब्लॉक वाइज है ना, उनकी दूरी पहले ही लिख लो ताकि जिस दिन वो लिस्ट आई तो उसमें तुरंत आप पेस्ट कर दो और बाद में आप अपनी जो प्रेफरेंस है वो बना लो, प्रायोरिटी बना लो भी हमें कौन सा स्कूल सेलेक्ट करना है। अगर ये नहीं मिला तो मैं ये ले लूँगा, ये नहीं मिला तो ये ले लूँगा। तो इस प्रकार जितने आपका नंबर है ना उतने आप स्कूल सेलेक्ट कर लो, फिर आपके कोई समस्या नहीं आने वाली है। साथियों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। इसके साथ ही अगर आपकी कोई अदर क्वेरी बचती है, क्वेश्चन बचता है, शंका बचती है तो आप बिल्कुल कमेंट में डालें, उसका मैं अवश्य ही रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा और आशा करता हूँ कि आप एक अच्छा स्कूल सेलेक्ट करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।